हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईरा स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर। किसका? एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर का आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एंड एडीआर 4006। नहीं यार, ये गलत हो गया ना। 4006 को ही हमारा 4007 है। यस, 4007 ये हमारा लास्ट एग्जाम है। 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा 4007 है। सॉरी, 4007 जो कि कवर करता है 19 से लेके 24 तक के सारे पी बाई क्यू और ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी तुम्हारे एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे यहां पे क्या करता है? कवर करता है। मैंने इसके अंदर 3 सेक्शन लगाया हुआ है, ए, बी और सी। तीनों को पार्टली वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर एक पार्ट में हमारा ए होगा, एक पार्ट में हमारा बी होगा। सी के हमारे 2 पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, कितने पार्ट हो सकते हैं? 2 पार्ट होंगे। पर यह करने के बाद आपका एग्जाम में जो परफॉर्मेंस होगा ना, बवाल मचा देगा। सारे क्वेश्चन करके आओगे। 100% एग्जाम आपको यहीं से मिलने वाला है। 100% आपको एग्जाम यहीं से मिलना है और 100% के साथ साथ 2000% गारंटी है आपके पास होने की। कुछ मत करो, वीडियो देख लो, पढ़ लो, सुन लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आपको साथ के साथ नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इस नंबर पे। नोट्स मात्र 199 का। ये नोट्स चाहिए, ये मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं, मेरे को तो पी बाई क्यू चाहिए, तो 19 से लेकर 24 तक आपको पी बाई क्यू मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन विद सॉल्व। चलिए अब आगे चलते हैं और शुरू करते हैं हमारा पहले क्वेश्चन के साथ। ये देखिए, यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, ये सेक्शन सी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं यहाँ पे आगे हम पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? और एक बार प्लीज, अगर आप वीडियो में पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जो कि एलएलबी कर रहे हैं आपके साथ। उनको भी एग्जाम में पास होना है, उनको भी आपके साथ एडवोकेसी करनी है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कहता है डिफाइन करो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। देखो भाई, एग्रीमेंट का तो सबको पता है कि एग्रीमेंट क्या है। तो एग्रीमेंट एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है, जो ओरली भी हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ बोलकर एक दूसरे से भी कर सकते हैं ना, मतलब रिटर्न और ओरल दोनों तरह से एग्रीमेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात कर रहा है कि डिफाइन करिए आर्बिट्रेशनल एग्रीमेंट को। तो आर्बिट्रेशनल एग्रीमेंट कौन सा होता है? तो आर्बिट्रेशनल एग्रीमेंट हमेशा ही एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, जो कि कोर्ट के द्वारा, जो कि आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट 1996 के द्वारा बनाया जाता है। और कहते हैं कि अगर इस एग्रीमेंट में जो बात लिखी हुई है, अगर वो सामने वाला पार्टी नहीं करता है, डिनाई कर जाता है, तो उस पर कोर्ट की डिग्री लगती है। ठीक है, उस बंदे को सामने वाला बंदा जो जिसको अवार्ड मिलेगा वो इन्फोर्सेबल कर सकता है। इस एग्रीमेंट के बेस पे सामने वाले बंदे को इन्फोर्स कर सकता है, मतलब केस कर सकता है उसके ऊपर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है एन आर्बिट्रेशनल एग्रीमेंट इज अ रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज टू बी सबमिट एग्जिस्टिंग और फर्दर डिस्प्यूट्स टू, जो भी एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स है उनको और फ्यूचर के डिस्प्यूट को भी वो क्या कर सकता है? आर्बिट्रेशन कर सकता है। इंस्टेड ऑफ द अप्रोचिंग द कोर्ट एज पर सेक्शन 7। ये याद कर लेना कि इसकी जो डेफिनेशन है, ये कौन बात करता है? एज पर सेक्शन 7 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 एंड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी काउज इज कॉन्ट्रैक्ट या स्टैंड अलोन एग्रीमेंट। मतलब कहता है भाई वो इसके अकॉर्डिंग भी एग्रीमेंट बना सकते हैं और ये अपना भी एक एग्रीमेंट बना सकते हैं जिस बेस पे वो तैयार करते हो। ठीक है, इट मस्ट बी रिफ्लेक्ट द क्लियर इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। कहता है इसमें क्लियर इंटेंशन चाहिए होता पार्टी का, रिजॉल्वेबल डिस्प्यूट, जो कि डिस्प्यूट को रिजोल्व करना चाहते हैं। ठीक है, थ्रू द आर्बिट्रेशन इट इज अ लीगली बाइंडेड। क्या होता है? लीगली बाइंडेड एंड इन्फोर्सेबल। इन्फोर्सेबल और बाइंडेड रहता है कि भैया अगर आपने नहीं माना एग्रीमेंट तो हम क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं एक दूसरे पे। ठीक है, द एग्रीमेंट मस्ट बी राइटिंग। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट मस्ट बी क्या होना चाहिए? एक राइटिंग एंड साइन बाय द पार्टीज, दोनों पार्टी के द्वारा साइन होना चाहिए और राइटिंग होना चाहिए। अ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इंश्योर दैट डिस्प्यूट आर रिजॉल्व प्राइवेटली बाय अ नेचर आर्बिट्रेशन हु अवार्ड अ बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल लाइक अ कोर्ट डिग्री। कहता कोर्ट डिग्री के अकॉर्डिंग ये क्या हो सकता है? इन्फोर्सेबल हो सकता है, उसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिटिंग असाइड एन आर्बिट्रेशनल अवार्ड? है ना, आर्बिट्रल अवार्ड। कहता क्या मतलब है सिटिंग साइड का एन आर्बिट्रेशनल अवार्ड के अंदर?
तो हमें जानना पड़ेगा पहले सिटिंग साइड क्या कहता है। चलिए, कहता है सिटिंग साइड इज आर्बिट्रेशनल अवार्ड। मतलब अब देखो, अवार्ड की बात करी जाए तो मैंने बताया था कि अवार्ड को भी डिफाइन किया गया है एक सेक्शन के अंदर, पिछले पेपर में आया भी था कि सेक्शन 2 सब क्लॉज बी के अंदर अवार्ड को डिफाइन किया गया था। कौन से एक्ट के अंदर, कौन से, जब हमने पढ़ा था लेबर एक्ट में पढ़ा था ना, लेबर लॉ के अंदर, वहां पे बताया गया था इसके बारे में, ठीक है, कि अवार्ड क्या होता है। ठीक है, मीनिंग लीगल नलिफाई द अवार्ड मेड। यहां हमें अवार्ड नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें यहां पढ़ना है कि सिटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड। कहता है सिटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड मीन्स अ लीगल नलिफाई, लीगली और नलिफाई, लीगली। देखो ये जो लाइन मैं कर रहा हूं ना अंडरलाइन, ये वर्ड्स आपको एग्जाम में याद होने चाहिए, ये लीगल वर्ड्स है। लीगली और नलिफाई द अवार्ड मेड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एज पर सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशनल एंड काउंसिलेशन एक्ट 19। सेक्शन कौन सा, सेक्शन भी आपको याद रखना है, एज पर सेक्शन 34, सेक्शन 34। अब 34 कैसे याद करोगे यार, ये मेन चीज होगी, 34 को कैसे याद करेंगे। सिटिंग असाइड एज आर्बिट्रेशनल अवार्ड, ये सेक्शन 34 बात करता है, अ पार्टी कैन अप्रोच द कोर्ट टू सेट असाइड एन अवार्ड ऑन लिमिट ग्राउंड्स। पार्टी कर सकता है, कोर्ट को अप्रोच कर सकता है कि जो अवार्ड का ना उसके लिमिट के ग्राउंड्स को किया जाए, सच अ लैक ऑफ प्रॉपर नोटिस, एक प्रॉपर नोटिस के साथ इन्वॉल्व द आर्बिट्रेशनल एग्रीमेंट, जो कि इन्वॉल्व किया जाएगा किसमें, आर्बिट्रेशनल एग्रीमेंट के साथ। मतलब कि जो अवार्ड मिलेगा ना आर्बिट्रेशन के साथ, जो समझौता होगा दोनों पार्टियों के बीच में, उनके बीच में जो अवार्ड मिलेगा, ये कह रहा है कि कोर्ट, सेक्शन 34 ये कहता है कि भाई जो पार्टी है वो इसको लिमिटेड कर सकती है, लिमिटेड ग्राउंड कर सकती है कि अवार्ड्स का ग्राउंड इतना ही होना चाहिए कि इतनी प्रॉपर्टी जाएगी या इतना पैसा जाएगा, ठीक है, ये बंदा इतनी चीज़ों को, इस चीज़ को करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, टू डू समथिंग, टू डू नॉट समथिंग, कि वो कर सकता है और नहीं करेगा, ठीक है। तो वो सारा उस एग्रीमेंट में लिखा जाएगा और ये इनवैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा। क्या कहते हैं, द लैक ऑफ नोटिस, नोटिस के साथ देगा, और इनवैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। कहता है पार्टी के इन कैपेसिटी होगा ऑफ अ पार्टी अवार्ड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन। अब इन कैपेसिटी पार्टी का मतलब क्या हुआ कि भाई जो अवार्ड डिसाइड होगा ना, वो पार्टी, मान लो मेरा किसी से डिस्प्यूट चल रहा है, मान लो यार मेरा तलाक का डिस्प्यूट चल रहा है, अब बोला कि भाई समझौता कर लो, ठीक है, समझौता कर लो, मैं समझौता करने बैठ गया और वो सामने वाला बोले मुझे कि भाई 50 करोड़ रुपए चाहिए, मैं कहाँ से दूंगा 50 करोड़, मेरी कैपेसिटी में है क्या, नहीं मेरी कैपेसिटी में नहीं, जहां मेरा नेटवर्थ ही अगर मैं 1 करोड़ का लिए बैठा हूं, 50 करोड़ कहां से दूंगा, पॉसिबल नहीं है कि मैं 50 करोड़ दे सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, जो आर्बिट्रेशनल जो होगा, जो समझौता करा रहा होगा कोर्ट के अंदर, जस्टिस बैठे होंगे, वो क्या करेंगे, आर्बिट्रेशनल, उसको जस्टिस नहीं बोल सकते, आर्बिट्रल या ट्रिब्यूनल बोल सकते हैं, कि जो आर्बिट्रल होगा वो इस चीज को डिसाइड करेगा कि उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, देखो ये लाइन याद कर लेना है, इन कैपेसिटी ऑफ द पार्टी अवार्ड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशनल या अवार्ड बीइंग अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। कहता है पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया होना चाहिए। द एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन अ 3 मंथ। देखो द एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन अ 3 मंथ। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, मजा तब आएगा। पहला याद करने वाली चीज़, एज पर सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशनल कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1996, आपको लिख के आना कि सेक्शन 34 के अंदर सिटिंग असाइड एंड आर्बिट्रेशनल अवार्ड को डिफाइन किया गया है। और ये सिटिंग असाइड क्या कहता है, एप्लीकेबल मस्ट बी फिल्ड विद द 3 मंथ ऑफ द रिसीविंग अवार्ड। कहता है जो रिसीविंग अवार्ड उसका 3 मंथ के अंदर ये एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ इसने क्या बोला कि एक लिमिटेड ग्राउंड्स होना चाहिए, सच अ लैक ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर नोटिस के साथ। कोर्ट एक्सरसाइज द पावर शेयरिंग सेपरेटिंग रिस्पेक्टिंग द फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रेशन। मतलब कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है दिस पावर को, सेपरेटिंग रिस्पेक्टिंग द फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रेशन बट इंश्योर जस्टिस वेयर अ प्रोसीडुरल और सब्सिटेंटिव इरेगुलरिटीज एग्जिस्टिंग, ठीक है। मतलब कि कोर्ट क्या कर सकता है, इस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, कैसे, सेपरेटिंग कर सकता है, रिस्पेक्टिंग की दौर कर सकता है, फाइनलिटी की दौर कर सकता है। फाइनल मतलब जब फाइनल होगा आर्बिट्रेशन तब उस चीज़ को ये करता है। भाई जब सीधी सी बात है, जब हमारे बीच कोई मध्यस्थ चीज़ें चल रही हैं तो हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो उसको ही किया बोलते हैं फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। कहता है क्या प्रोसेस होता है आर्बिट्रेशनल को टर्मिनेट करने का। तो देखो इसको ना स्टेप वाइज लिखना था। इसको कैसे लिखना था, इसको लिखना था स्टेप वाइज, कि फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप,
इस तरीके से हम उसको लिख सकते थे, क्योंकि उसने बात किसकी करी, आर्बिट्रेशनल प्रोसीडिंग की। क्या प्रोसीडिंग है, बट इसको इस तरीके से इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये 4 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स का है, ठीक है, या फिर 4 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स का। चलो पढ़ते हैं। व्हाट इज द टर्मिनेशन ऑफ द आर्बिट्रेशन, टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को टर्मिनेट करने का, खत्म करने का क्या ऑप्शन है, क्या प्रोसीजर है। तो बोला गया टर्मिनेशन ऑफ द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग रेफर टू द फॉर्मल काउंसन्स फॉर्मल कंक्लूजन ऑफ आर्बिटल प्रोसीडिंग। क्या है, फॉर्मल कंक्लूजन ऑफ आर्बिटल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। मतलब कहता है द टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग रेफर टू द फॉर्मल, फॉर्मल मतलब एक फॉर्मल तरीका होता है कंक्लूजन ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का, बाय द आर्बिटल ट्रिब्यूनल, किसके द्वारा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा। एज पर कौन से सेक्शन में, एज पर सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशनल एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 के द्वारा। प्रोसीडिंग कैन बी टर्मिनेटेड इधर अपॉन द इंश्योर, प्रोसीडिंग कैन बी टर्मिनेट इधर अपॉन द इंश्योरेंस ऑफ द फाइनल ट्रिब्यूनल अवार्ड, मतलब वो श्योर हो जाए कि जो फाइनल टर्मिनेट अवार्ड हो गया, ये डिसाइड हो गया कि भाई जो अवार्ड होगा ना टर्मिनेशन का वो फाइनल ये होगा टर्मिनल अवार्ड, या बाय एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल इफ इज द क्लेमेंट विड्रोबल, द क्लेम पार्टीज क्लेम करें, पार्टीज एग्री टू टर्मिनेट, पार्टी एग्री हो क्लेम करने के लिए और विड्रॉ करने के लिए, विड्रोबल द क्लेम्स, और पार्टी एग्री टू टर्मिनेट, पार्टी एग्री हो कि हाँ जी मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ डिस्प्यूट को, या कंटिन्यूएशन बिकम अ अननेसेसरी या इम्पॉसिबल, वंस टर्मिनेटेड द ट्रिब्यूनल बिकम अ फैक्चुअस ऑफिसमिंग इट हैज नो फर्दर पावर। क्या होता है, उसके पास कोई फर्दर पावर नहीं रहता, मतलब एक बार जब टर्मिनेट हो गया तो फिर उसके पास कोई फर्दर पावर नहीं रहता कि वो उसको दोबारा कर सके। तो बोलेगा टर्मिनेशन ब्रिंग लीगल क्लोजर एंड इंश्योर दैट नो फर्दर प्रोसीडिंग और हायरिंग आर कंडक्ट अनलेस अ फ्रेश आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज मेड। मतलब कहते देखो अब हम बैठे हुए क्या करने के लिए, आपस में समझौता करने के लिए। भाई टर्मिनेशन का काम क्या होता है कि दो पार्टियों को बीच में बैठा के उनके बीच का मध्यस्थता किया जाता है, उनके बीच सलाह मशवरा करके उनको सॉल्व किया जाता है डिस्प्यूट को। अब ये डिस्प्यूट क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। ये क्या करता है, टर्मिनेशन प्रोसीडिंग क्या है कि भैया जो पार्टी होती है वो डिसएग्री कर सकती है, अननेसेसरी इम्पोज कर सकती है ना, क्या कर रही है देखो बताया गया, रेदर देन ट्रिब्यूनल लीव द क्लेमेंट विड्रोबल द क्लेम, पार्टी एग्री टू टर्मिनेट, पार्टी एग्री हो गई टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है, विड्रोबल क्लेम कर लिया गया, या कंटिन्यूअस बिकम अननेसेसरी या इम्पॉसिबल, कहता कंटिन्यू चल रहा है और इम्पॉसिबल है, ठीक है। वंस टर्मिनेट कहता है एक बार जब टर्मिनेट हो गया ट्रिब्यूनल कम बिकम फैक्चुअस ऑफिसी मीनिंग, फैक्चुअस हो जाएगा जिसका ऑफिसियो मीनिंग्स इट हैज द नो फर्दर पावर्स, उसके पास कोई फर्दर पावर नहीं रहता है और वो क्या कर सकता है, उसको दोबारा से अगर उसको करना है, दोबारा टर्मिनेशन करना है तो दोबारा से री कर सकता है ना, हायरिंग ऑन द कंडीशन अनलेस फ्रेश आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज बीन मेड। कहता क्या करना पड़ेगा कि एक नया आर्बिट्रेशन उसको मेड करना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं, वीडियो आ रही है ना सही से, वीडियो तो आ रही है। चलो बोला गया व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इन आर्बिट्रेशन, कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट आर्बिट्रेशन क्या है। तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड आर्बिट्रेशन में बताना ये कि ये क्या है। तो बोला गया एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट इज द आर्बिट्रेशन रेफर टू द लॉजिस्टिकल या प्रोसीड्यूरल सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द ट्रिब्यूनल, the arbitral tribunal and parties during the arbitration process। मतलब कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इज द आर्बिट्रेशन, वो असिस्टेंस है जो कि रेफर करता है लॉजिस्टिकली या प्रोसीडिंगली सपोर्ट, लॉजिकली सपोर्ट करता है या प्रोसीडिंग सपोर्ट करता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को एंड पार्टी ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसेस, मतलब उन पार्टियों को सपोर्ट करता है
ठीक है, और उनको लॉजिक देता है, प्रोसेस बताता है कि उन पार्टियों को जो आपस में क्या करना चाहते हैं, आर्बिट्रल प्रोसेस करना चाहते हैं, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहते हैं फास्टर वे में। ठीक है, आर्बिट्रल प्रोसेस का मतलब होता है कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना किस में, फास्टर वे में। ये कहाँ पे डिफाइन किया गया, तो बोला गया सेक्शन 6। कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 6। इसे याद करने का तरीका बताऊं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इन आर्बिट्रेशन कौन है, तो एक तरह का 6 नंबर वाला बंदा है जो कि बिचौली का काम कर रहा है ना, तो उसको सेक्शन 6 में याद कर सकते हैं। माना थोड़ा सा बियर्ड है, पर ये याद हो जाएगा, बहुत आसानी से समझो कि ये याद हो गया। अब मेरी ये लाइन अगर आपने सुननी होगी ना इस वीडियो के अंदर, और आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको ये याद हो गया कि सेक्शन 6 के अंदर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इन आर्बिट्रेशनल। कौन से इसके अंदर, आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 के अंदर। अलाउ पार्टी टू सिक हेल्प फ्रॉम द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन और अदर एंटिटी टू facilitate the arbitration. Assistant may include service such as scheduling hearings, maintaining records, sending notice, organize documentation, managing feed, as a providing hearing venue, मतलब जो भी चीज़ है ना सब कुछ प्रोवाइड करता है। हेयरिंग प्रोवाइड कराता है, ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स कर रहा है, मैनेजिंग फीस को ही मैनेज कर रहा है ना, मतलब जो भी चीज़ देखो ना लिखा हुआ ना, ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स, मैनेजिंग फीस, सेंडिंग नोटिस, है ना, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड को भी मेंटेन कर रहा है ना, शेड्यूलिंग हियरिंग्स को शेड्यूल करता है, प्रोवाइडिंग हियरिंग्स वेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट इंश्योर, क्या कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट इंश्योर, एडमिनिंग सपोर्ट करता है, इंश्योर ठीक है, क्या करता है एडमिनिस्ट्रेटिव, सॉरी माइक गिर गया यार, एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आवाज़ आ रही है, हाँ आवाज़ पूरी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वॉइस के अंदर। चलो, तो क्या बोलता है वो, कहता है नोटिस करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट करता है, इंश्योर करता है, स्मूथ करता है फंक्शन एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोसीडिंग, स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेशन। इट प्ले क्रूशियल रोल इन कॉम्प्लेक्स और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन वेयर कोऑर्डिनेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर इसेंशियल फॉर टाइमली डिस्प्यूट रिजॉल्व। इसका जो मेन इसेंशियल क्या होता है कि वो चाहते हैं कि टाइमली जो हो ना डिस्प्यूट को रिजॉल्व, मतलब कि देखो इसको सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया। कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 6 में। और इसका जनरल मीनिंग ये समझ लो कि ये एक ऐसा पर्सन होता है, एक असिस्टेंट आर्बिट्रेशन होता है जो रेफर करता है लॉजिकली प्रोसीडिंग सपोर्ट इन द प्रोवाइडिंग द आर्बिट्रेशनल। ठीक है, दूसरा ये क्या करता है, आपके सारे काम करता है कि सेंडिंग नोटिस करेगा, और अब कल कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का आ जाए कि भाई इसके एसेंशियल बता दो, किसके, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इन आर्बिट्रेशन का सिस्टम बता दो, क्या करता है ये, सेंडिंग नोटिस कर रहा है, 10 मार्क्स में आप लिख सकते हो ना कि सेंडिंग नोटिस करेगा, ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स करेगा, मैनेजिंग फीस करेगा, हैं प्रोवाइडिंग हियरिंग्स करेगा, और शेड्यूल करेगा किसके, हियरिंग्स की, मेंटेन्स रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड्स होगा उसको मेंटेन करेगा, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट करता है इंस्टीट्यूट ऑफ फंक्शन इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोसीडिंग स्पेशली इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेशन। कहता है ये सबसे करता है, और ये स्पेशली किसके लिए करता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए, जो आर्बिट्रेट करते हैं so, उनके इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है, इट प्ले crucial role in a complex or international arbitration where the conditions and infrastructure are essential for timely dispute of resolution। ये क्या चाहता है, टाइमली डिस्प्यूट हो जाए उनके रेजोल्यूशन को। अच्छा, अब क्वेश्चन आया 5 नंबर में कि डिफरेंस क्या बताना है, हमें डिफरेंस बताना है। अब बोलोगे सर डिफरेंस को भी अपने इस तरीके से, भाई सीधी सी बात है, यहाँ इसलिए लिखा है ताकि पेज ज़्यादा ना हो और आपको आसानी से समझा सकूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं। आर्बिट्रेटर एंड रेफरी यहाँ WW वाला नहीं होता। ठीक है, बोला गया आर्बिट्रेटर कौन है एंड रेफरी कौन है, डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेटर और रेफरी। रेफरी में और आर्बिट्रेटर में क्या होता है, देखो आर्बिट्रेटर एक लीगल डिस्प्यूट को रिजोल्व कर रहा है, रेफरेटर क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, पहले पढ़ते हैं। आर्बिट्रेटर क्या कहता है एन आर्बिट्रेटर एंड रेफरी डिफर प्राइमरी इन टर्म्स ऑफ देयर रोल एंड लीगल अथॉरिटी। सीधी सी बात है, दोनों के रोल और उनके लीगल अथॉरिटी अलग अलग है। पहला डिस्प्यूट, पहला पॉइंट आया। ठीक है, आप इसको पॉइंट बेसिस पे लिख सकते हो, अब इसको कहाँ लिख सकते हो, पॉइंट बेसिस पे
लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है एन आर्बिट्रेटर इज एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी चूज बाय द डिस्प्यूट पार्टीज टू एडजेक्टिव द डिस्प्यूट, है ना, थ्रू अ प्राइवेट या प्रोसीडिंग, प्राइवेट प्रोसीडिंग। ये क्या चाहते हैं, एक प्राइवेट प्रोसीडिंग। एक जो आर्बिट्रेटर होता है ये एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी होता है जो कि चुना जाता है डिस्प्यूट पार्टियों के द्वारा एडजस्टिंग द डिस्प्यूट थ्रू अ प्राइवेट प्रोसीडिंग, एक प्राइवेट प्रोसीडिंग के द्वारा इसको वो किया जाए। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट था, ये हमारा था सेकंड पॉइंट। ठीक है, चलो इसमें क्या कहता है, द आर्बिट्रेटर डिसाइडिंग नाउ एज एन आर्बिट्रियल अवार्ड इज बाइंडिंग द इन्फोर्सेबल लाइक अ कोर्ट डिक्री अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996। मतलब जो आर्बिट्रेटर होता है ना वो एक तरह का कहता है, एक अवार्ड डिसाइड कर देता है जब समझौता होता है, और वो अवार्ड जो होता है ना वो बाइंडिंग हो जाता है पार्टियों के द्वारा कि पार्टी पे करनी पड़ेगी, अगर नहीं पे करेगा तो उसके ऊपर एक कोर्ट डिक्री लगेगा, इन्फोर्सेबल करा जा सकता है कोर्ट डिक्री के अकॉर्डिंग आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 के अंदर ये चीज मेंटेन है। पर बोल रहा इन कॉन्ट्रास्ट अ रेफरी इज अपॉइंटिंग बाय द कोर्ट। रेफरी कौन अपॉइंट करता है, कोर्ट अपॉइंट करता है ड्यूरिंग द लिटिगेशन टू एग्जामिन स्पेसिफिक फैक्ट, लिटिगेशन के लिए और एग्जामिन करने के लिए स्पेसिफिक फैक्ट और इशू एंड रिपोर्ट्स बैक टू द कोर्ट। कहता है जो भी फैक्ट्स हो, जो भी इशू हो, वो बैक रिपोर्ट कर सके किसको, कोर्ट को। ये रेफरी अब समझ में आ गया ना, रेफरी यहाँ वो वाला रेफरी नहीं है जो क्या कहते हैं 1 2 3 एंड फाइट, वो वाला नहीं है। यहाँ पे वो वाला रेफरी है जो क्या कर रहा है कि आपके कोर्ट को, आपके डिस्प्यूट को एग्जामिन कर रहा है ना, लिटिगेशन से एग्जामिन करके स्पेसिफिक फैक्ट्स और रिपोर्ट कर रहा है किसको, कोर्ट को। द रेफरी फाइंडिंग और नॉट बाइंडिंग बट असिस्ट द जज। वो क्या कहता है, फाइंडिंग करता है पर वो बाइंडिंग नहीं होता है ना, रेफरी फाइंडिंग बट नॉट बाइंडिंग बट फाइंडिंग आर नॉट बाइंडिंग बट असिस्ट द जज। जज को क्या करता है, वो असिस्ट करता है। दूज आर्बिट्रेशनल इज फ्रॉम द एडीआर मतलब अल्ट्रेशन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, है ना, वो वहाँ से निकल के आता है। विल रेफरेंस इज अ कोर्ट प्रोसीडिंग, और रेफरेंस क्या होता है, कोर्ट प्रोसीजर होता है। ठीक है, मतलब नहीं समझे, देखो आर्बिट्रेटर कौन सा होता है, आर्बिट्रेटर एक प्राइवेट व्यक्ति होता है जो कि इंडिविजुअल कैप्शन जो डिस्प्यूट्स कर रहे होते हैं, आपस में लड़ रहे होते हैं, वो बुलाते हैं, जो कि ये प्राइवेटली हो सकता है। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग करता है और अवार्ड बनता है, और जो अवार्ड बनाता है वो बाइंडिंग होता है, इन्फोर्सेबल होता है लाइक टू डिक्री एंड कोर्ट एज पर कौन से अगर अंडर द एक्ट की बात करी जाए तो आर्बिट्रेशनल एक्ट 1996 इसकी बात करता है। पर जब बात करी जाए रेफरी की तो इन कंसेंट ऑफ रेफरी, अगर रेफरी के कॉन्ट्रास्ट के अंदर हम बात करें तो बोला गया ये अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। और कोर्ट में जो जज होता है उसको अपॉइंट करता है किसके लिए, देखने के लिए, फैक्ट करने के लिए, लिटिगेशन, है ना, लिटिगेशन ऑफ एग्जामिनेशन स्पेसिफिक फैक्ट इशू एंड रिपोर्ट करता है कोर्ट को। द रेफरी फाइंडिंग आर नॉट बाइंडिंग बट असिस्ट द जज। कहता है वो फाइंड करे या ना करे मतलब नहीं करता, पर वो बाइंडिंग है जज को असिस्ट करने के लिए। ठीक है, द आर्बिट्रेशनल, जो आर्बिट्रेशन होता है, आर्बिट्रेशन इज अ फ्रॉम एडीआर, वो अल्ट्रेशन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंदर आता है, वहाँ से निकलता है सॉरी, और रेफर टू कोर्ट प्रोसीजर, और कोर्ट इसको रेफर करता है कई बार इस प्रोसीजर के लिए, कोर्ट के द्वारा रेफर किया गया एक प्रोसीजर है। ठीक है, व्हाट इज द डोमेस्टिक अवार्ड। अब बोला क्या डोमेस्टिक अवार्ड क्या है, डोमेस्टिक से तो सबसे पहले एक ही बात आती है, वो डोमेस्टिक पक्का घरेलू बात होगी। तो जिनको जो पढ़े नहीं होंगे, जिनको समझ में नहीं आएगा, वो लिख देंगे डोमेस्टिक अवार्ड वो बैठता जो घरेलू कोर्ट में लड़ाई में, है ना, डिवोर्स के केसेस में मिलने वाले अवार्ड होते हैं, है ना, घरेलू डिस्प्यूट के अंदर मिलने वाले अवार्ड होते हैं। ठीक है, पर अभी हम यहाँ पढ़ेंगे जिससे कि और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे। देखो मैं ये नहीं कहता कि आपको ये सारा याद रहेगा, मैं बिल्कुल नहीं कहता, मुझे भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, जब मैं लिखने बैठूंगा तो बिल्कुल डिट्टो तो इतना नहीं, ये नहीं लिखूंगा, है ना, A to Z मैं भी नहीं लिख पाऊंगा। पर मुझे इतना पता है कि जब एग्ज़ाम में लिखो तो इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, जिसे मैंने उसका बताया असिस्टेंट के लिए, है ना, असिस्टेंट सेक्शन 6, तो वो याद होना चाहिए कि भाई सेक्शन 6 में बताया गया था। तो ये ऐसे हम याद रख सकते हैं कि अगर पूछा जाए असिस्टेंट ऑफ आर्बिट्रेशनल के लिए तो हम उसमें लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आया, व्हाट इज डोमेस्टिक अवार्ड। तो बोला गया डोमेस्टिक अवार्ड इज रेफर टू द आर्बिट्रल अवार्ड पासेस इन द आर्बिट्रेशन सिटिंग इन इंडिया।
मतलब ये एक अवार्ड होता है जो कि पासेड किया जाता है आर्बिट्रेशन सिटिंग, मतलब जो समझौते के लिए बैठते हैं उनकी सिटिंग से इन इंडिया बिटवीन इंडियन पार्टीज के बीच में, अगर इंडियन पार्टीज के बीच में सेट किया गया तभी वो अवार्ड कहलाएगा। या वेयर द डिस्प्यूट इन्वॉल्व नो इंटरनेशनल एलिमेंट्स, क्या बोला, या वेयर द डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स नो इंटरनेशनल एलिमेंट्स, इंटरनेशनल एलिमेंट्स के अगर डिस्प्यूट है तो वहाँ पे इसको अवार्ड नहीं बोलेंगे। इट इज़ अ गवर्न अंडर पार्ट वन ऑफ द आर्बिट्रेशनल एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996। आर्बिट्रेशन कौन से उसमें पार्ट 1 के अंदर ये डोमेस्टिक अवार्ड के बारे में बात करता है, ये प्रोविजन इसके अंदर है। द डोमेस्टिक अवार्ड मस्ट बी इन अ राइटिंग साइन बाय द आर्बिट्रेटर। क्या डोमेस्टिक अवार्ड क्या होता है, एक मस्ट भी क्या होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, और साइन किससे करेगा, आर्बिट्रेटर्स करेगा। मतलब जो आर्बिट्रेटर होगा, जो समझौता कराएगा वो तो साइन करेगा ना भाई, ये वाला अवार्ड इसको देना पड़ेगा। एंड स्टेट रीजन अनलेस अदरवाइज एग्रीड, मतलब एक रीजन लिखा जाए और वो उस पर एग्रीड होना चाहिए एज पर सेक्शन 36। वंस द टाइम फॉर सिटिंग असाइड द अवार्ड लैप्स, सिटिंग हो जाए तो अवार्ड का जो लैप्स हो जाएगा। सच एज एप्लीकेशन इन रिजेक्टेड, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। द अवार्ड इज इन्फोर्सेबल लाइक अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट, क्योंकि सिविल कोर्ट की बोला, डोमेस्टिक है तो सिविल कोर्ट। डोमेस्टिक अवार्ड प्रमोटेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आउटसाइड ट्रेडिशनल कोर्ट्स एंड रिड्यूस केस बैकलॉग्स, केस के जो बैकलॉग्स होते हैं उनको भी वो रिड्यूस करता है। ठीक है, बोलेगा व्हाट इज द इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, क्या है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, क्या है, ये बात कर रहा है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को, तो ये मैंने ऊपर पढ़ा था एक लाइन, देखो ये वाला, कि ये क्या करता है, इंटरनेशनल भी इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेशन क्या कर रहा है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन द कोऑर्डिनेट एंड इन्फेक्चर द इसेंशियल टाइम फॉर डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इन आर्बिट्रेशन है ना, वो घर के साथ साथ, मतलब घर के साथ इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर से भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके अंदर भी ये आर्बिट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ADR वाला, वहाँ पे भी उसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, आई होप मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी वॉइस आप लोगों के पास आ रही है, कहीं कोई दिक्कत वॉइस में या पिक्चर में नहीं आ रही है, क्योंकि सीधी सी बात है, मुझे कंटिन्यू बोलना होता है तो स्टार्टिंग में तो मैं पूरा जोर या ताकत लगा के बोल देता हूँ, पर जब बात आगे धीरे धीरे पढ़ने की होती है, पढ़ाने की होती है, तो वहाँ जो वॉइस होती है ना वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि माइक मेरे पास रहे और आपके पास जो वॉइस है ना बिल्कुल क्लियरली जाए और कहीं भी कोई दिक्कत वॉइस में ना आए। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। व्हाट इज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, कहता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या है, तो बोला क्या, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इन्वॉल्व आर्बिट्रेशन वेयर एट द लीस्ट वन पार्टी इज अ फॉरेन नेशन, मतलब एक व्यक्ति जो हो वो फॉरेन के नेशन का हो, अब फॉरेन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो, फॉरेन में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो, या गवर्नमेंट ऑफ द अनदर कंट्री, या गवर्नमेंट ऑफ अदर कंपनी का। मतलब कि इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन का मतलब हुआ, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मतलब हुआ कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इन्वॉल्व द आर्बिट्रेशन वेयर द एट लीस्ट वन पार्टी, फॉरेन का हो, मतलब फॉरेन का इंडिविजुअल पर्सन हो, फॉरेन का इनकॉर्पोरेटेड हो, या फॉरेन का कोई गवर्नमेंट हो किसी अदर कंपनी का। एज ए डिफाइंड, ये डिफाइंड कहाँ किया गया है, ये डिफाइंड किया गया है सेक्शन 21F में, अरे याद रहेगा भाई, और इस सेक्शन से याद होगा। पहली बात तो जब डेफिनेशन की बात करी जाए तो सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। दूसरी बात, अगर बात हम यहाँ किसकी कर रहे हैं, इंटरनेशनल की, तो फॉरेन तो आएगा, इसलिए F, और एटलीस्ट 1 बोला गया है इसलिए 21F, मतलब 2 सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और सब क्लोज F के अंदर इसको डिफाइंड किया गया है आर्बिट्रेशनल एक्ट। तो ये तो याद हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इट इज अप्लाइड टू डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन द क्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, मतलब एक कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन है जो कि नेशनल बाउंड्री को क्रॉस करता है। मतलब कि मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता हूँ, ठीक है, अब मैं अपने नाम पे कर रहा हूँ, या मेरी एक कंपनी है, या मैं खुद गवर्नमेंट हूँ बाहर कंट्री से, तब तो ऐसे डिस्प्यूट को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाएगा, या उस पर ही ये सेक्शन लाइबल होगा। इफ द आर्बिट्रेशनल इज सिटिंग इन अ इंडिया पार्ट 1 ऑफ द एक्ट अप्लाइड, अगर आर्बिट्रेशन जो है इंडिया में सिटिंग है तो पार्ट 1 एप्लीकेबल अप्लाई हो जाएगा। क्या अप्लाई हो जाएगा, पार्ट 1, याद रखना, पार्ट 1 ऑफ द एक्ट अप्लाइड। ठीक है, इफ सीटेड आउटसाइड इंडिया इनफोर्सेबल इन गवर्नमेंट बाय द पार्ट 2, क्या, पार्ट 2 यूजिंग इंटरनेशनल कन्वेंशन लाइक अ न्यूयॉर्क
कन्वेक्शन ऑफ, देखो ये वाला जो टॉपिक है ना भाई, जिनेवा कन्वेंशन, ये जो जिनेवा कन्वेंशन है ना, न्यूयॉर्क या जिनेवा कन्वेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 20 मार्क्स के लिए या 10 मार्क्स, मतलब ठीक है, समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस फॉर्म आर्बिट्रेशन इंश्योर नेचुरिटी कॉन्फिडेंटली एंड रिकॉग्नाइज ऑफ अवार्ड अक्रॉस द बॉर्डर इन्हेंसिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड ट्रेड रिलेशंस, है ना, क्या होना चाहिए उनके बाद, ट्रेड रिलेशन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोले क्या, व्हाट इज द फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन, कहता क्या होता है फास्ट ट्रैक। अरे भाई मैंने पहले ही बोला, एडीआर का मतलब यही है कि फास्ट रिजॉल्व किया जा रहा है डिस्प्यूट्स को कोर्ट में ज़्यादा टाइम ना लेने की वजह से, ठीक है, उसी को बोला जाए। अब ये क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन, कहता फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन क्या है उसके बारे में बताइए, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, सेकंड पार्ट आएगा जिसके अंदर मैं बाकी के रिमेनिंग 7 क्वेश्चंस कराऊंगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा फिर उसको चलूंगा, बट मैं यहाँ पे ड्रॉप आउट कर रहा हूँ बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। रिकॉर्डिंग के लिए मैंने वीडियो को पंखे को, फैन को, अपना गरीब आदमी कूलर ही में रहता है, कूलर बंद कर रखा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। मैं अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है तो सिर्फ सब्जेक्टली वीडियो बना रहा हूँ और एग्ज़ाम के पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ। शॉर्ट टाइम में ज़्यादा कोशिश करता हूँ आपके पूरे सिलेबस को कवर कराने के लिए। जल्द ही जब मेरा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो मैं इस पर रेगुलर बैचेस भी डालूंगा, ईयरली एग्जाम भी सॉल्व करूँगा, सारी चीज़ करूँगा। और आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले या आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड जो वकील एडवोकेटी कर रहा है उसकी हेल्प आएगी, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए जिससे कि मेरी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। ये लास्ट क्वेश्चन और ये हम शुरू करते हैं। व्हाट इज द फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन, कहता है फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन क्या है, क्या है, व्हाट इज द फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। कहता है फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन इज अ टाइम बाउंड, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन क्या है, टाइम बाउंड है, सिंप्लीफाई आर्बिट्रेशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस अंडर द सेक्शन 29B ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996। ये अमेंड किया गया कब, 2015 में। इट इज अलाउ पार्टी टू एग्री टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट क्विकली, पार्टी एग्री होनी चाहिए कि वो रिजॉल्व करना चाहते हैं अपने डिस्प्यूट को क्विकली अपॉन विद ओनली वन आर्बिट्रेटर विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ टिल ट्रिब्यूनल इंटरेस्ट रेफरेंस द प्रोसीडिंग आर बेस्ड प्राइमरी ऑन राइटिंग सबमिशन एंड ओरल hearings and conduct only in necessary. This process is cost effective, सीधी सी बात है, cost effective जल्दी समझूंगा, ensure speedily justice जल्दी मिल जाएगा, reduce procedure complexity. It is particularly useful in case involving smaller claims या where both parties seek a quick private and final results, मतलब जो पार्टी ही चाहती है कि तुरंत रिजॉल्व हो जाए और जल्दी सॉल्व हो। तो ये अब बोलोगे कि सर ये क्या है, तो भाई अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन को क्या कहते हैं और उसके एसेंशियल बताओ 10 मार्क्स में, तो ये बता देना, साथ में इसके जितने भी पॉइंट लिखे हैं ना, स्पीडली जस्टिस, रिड्यूस प्रोसीडुरल कॉम्प्लिसिटी, है ना, पार्टिकुलरली यूजुअल इन केस इन्वॉल्विंग स्मॉलर क्लेम्स, है ना, स्मॉलर क्लेम्स, बोथ द पार्टीज सीक द क्विकली प्राइवेट एंड फाइनल रेजोल्यूशंस। तो ये आप इनके इसेंशियल बना के लिख सकते हैं। वीडियो यहाँ तक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत कोशिश करता हूँ अच्छे से एक्सप्लेन कराने के लिए, और जब मुझे लगता है कि मैं खुद थक गया हूँ, नहीं बता पा रहा हूँ, तो मैं वीडियो को वहीं ख़त्म कर देता हूँ। मेन रीज़न ये होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो को भी रोक दिया है और मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके, और मैं 10 मिनट का ब्रेक लूँ फिर वीडियो डालूँ, 10 मिनट तक का टाइमिंग बढ़ाऊँ वीडियो का, कोई मैटर नहीं करता है। तो मैं अभी ब्रेक लेके फिर आता हूँ, आपसे मिलता हूँ पूरे 1 बजे के करीब, फिर ये वीडियो रिकॉर्ड करी जाएगी और फिर ये 1:30 बजे तक आपके पास आ जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और ख़त्म करिए इसको। जय हिंद, जय भारत।